का पूरा बकाया शुल्क सरकारी खजाने में जमा करें। 10,000 गुना ज्यादा हुई इस बढ़ोतरी का क्लब के सदस्यों ने विरोध किया। अब सरकार ने 113 साल पुरानी लीज खत्म करने का निर्णय लिया है, तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह क्लब बंद करने का विरोध किया जा रहा है। जिम खाना क्लब देश के इतिहास से जुड़ा है और अब तो सुना प्रधानमंत्री आवास भी शिफ्ट होने वाले हैं, तो जिम खाना बंद किया जा रहा है। जिम खाना बंद होने का मैं विरोध करता हूँ। जिम खाना का जैसे आपने कहा कि 100 साल का इतिहास है और उससे लोग जुड़े हुए हैं। एक कहा गया कि वो जो है धरोहर है दिल्ली का, और उस धरोहर को आप खत्म करना चाहते हैं। इस प्रकार की एलिटिस्ट वीवीआईपी लुटियंस माइंडसेट के लिए मैं देख रहा था कांग्रेस के कुछ लोग हाईतौबा मचा रहे हैं। मतलब ये इंतहा हो गई वीवीआईपी एलिटिज्म माइंडसेट की। सुना आपने, क्लब बंद करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस जिम खाना क्लब से इतिहास की कई कड़ियां भी जुड़ी हुई। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान की लकीर खींची जा रही थी, तब भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले, अब इसको तथ्य को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लकीर खींची जा रही थी, तब इस बंटवारे के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को इसी जिमखाना क्लब में फेयरवेल पार्टी दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू खुद इस क्लब के सदस्य थे। 3 मूर्ति भवन में रहते हुए वो यहाँ अक्सर आते जाते थे। बॉलीवुड की सबसे चर्चित पुरानी आइकॉन जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानू की यादें भी इस क्लब से जुड़ी हुई हैं। 1966 में जब दोनों की शादी हुई तो इसी क्लब में उनका स्वागत हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय उनके करीबी अफसर इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे। एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा था कि जो ट्रांसफर संसद में नहीं होते वो जिमखाना क्लब के डाइनिंग हॉल में हो जाते हैं। सोचिए विशिष्ट लोगों का कैसा जमावड़ा यहाँ लगा रहता था। अब सरकार ने इस ऐतिहासिक क्लब को बंद करने का फैसला ऐसे नहीं लिया। इसकी जड़ में भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप बताए जा रहे हैं। इस क्लब की सदस्यता प्रक्रिया में पक्षपात, वित्तीय गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे। 2016 में केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने क्लब के कामकाज की जांच शुरू कराई। 2020 में केंद्र सरकार इस मामले को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लेकर गई। सरकार ने कहा कि क्लब अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और वहां पारदर्शिता की कमी है। दिसंबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने क्लब की चुनी हुई मैनेजमेंट कमेटी हटा दी। सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया जिसने क्लब का नियंत्रण संभाला। 2022 में सरकार ने ट्रिब्यूनल में कहा कि आम लोगों को सदस्यता नहीं मिल रही है, पुराने सदस्यों के रिश्तेदारों को फायदा दिया जा रहा है और क्लब रसूखदार लोगों का समूह बन चुका है। अक्टूबर 2024 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को सही ठहराया। ट्रिब्यूनल ने माना कि क्लब के प्रशासन में गंभीर समस्याएं थी और अब जाकर सरकार ने जमीन की लीज खत्म कर दी है। मित्रों, 1928 में ब्रिटिश सरकार और क्लब के बीच स्थायी लीज का समझौता हुआ था। इस तरह की लीज में समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, बल्कि ये हमेशा के लिए वैध मानी जाती है, बशर्ते शर्तों का उल्लंघन ना हो। डीएनए में आवाज का संदेश, जब कभी भी संघर्ष में समय आपके आत्मबल को तपाने की कोशिश करे तो धूल बनकर मत बिखरिए, ध्रुव तारा बने। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।